हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर, यानी कि जनवरी से लेकर जून 2022 तक जो है करंट अफेयर करेंगे हम। ठीक है, ये नेशनल करंट अफेयर की वीडियो है। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से बनेंगे जिनसे मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस चीज़ों से, उन्हीं पर जो है ज़्यादा फोकस रखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सिर्फ मेन पॉइंट्स हम देखेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, नहीं मतलब ऐसे मतलब फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, सिर्फ उन्हीं पर जो है हमें फोकस रखना है। चलिए जी, देखिए फर्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे वो है वी अनंत नागेश्वर, नए मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जा सकता है कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र किसको बनाया गया है। ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र यानी कि नया मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो ये नियुक्त किया गया है वी अनंत नागेश्वरन को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता, महिला एकल खिताब किसने जीता, ये एक इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का जो पुरुष एकल खिताब है वो राफेल नडाल ने जो है जीता है। और राफेल नडाल इस जीत के साथ 21 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले जो है व्यक्ति बन गए हैं। इससे पहले जो है ये रोजर फेडरर के नाम पे था, मतलब 20 थीम के। ठीक है, बट अब जो है राफेल जो है सबसे आगे हो गए हैं और इन्होंने जो है 21 ग्रैंड स्लैम जो है जीत लिए हैं। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, और जनवरी में जो है ये हुआ था, मतलब ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस। ठीक, फिर आपसे यही चीज़ महिला के लिए भी जो है पूछी जा सकती है। तो महिलाओं में अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का जो महिला एकल खिताब है वो किसने जीता है, एशले बार्टी ने जीता है। एशले बार्टी, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि टेनिस से मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। ठीक, चलिए अगला शहीद दिवस तो 30 जनवरी को भी होता है और 23 मार्च को भी होता है। 30 जनवरी आपको पता है गांधी जी की जो थी हत्या हुई थी इस दिन 30 जनवरी 1948 को, तो उसमें भी जो है शहीद दिवस मनाया जाता है और 23 मार्च को भी जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है G20 लीडर्स समिट 2023 भारत में पहली बार। भारत में क्या, G20 लीडर्स समिट, लेकिन ये कब होगा, 2023 में होगा। अभी चल रहा है 2022, तो आपसे 2022 का भी पूछा जा सकता है जो कि आगे होना है, और 2021 का भी पूछा जा सकता है कि 2021 में ये समिट कहाँ पर हुआ था। ठीक है, G20 में आपको पता है 20 जो है कंट्रीज़ हैं। ठीक है, देखिए अब वन बाय वन हम देखते हैं इसको। 2021 की अगर मैं बात करूँ तो ये हुआ था रोम में, रोम इटली। ठीक है, इटली में जो था ये हुआ था। और 2022 में ये कहाँ पर होगा, 2022 में होने वाला है ये इंडोनेशिया बाली में होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंडोनेशिया बाली। बाली आपको याद रखना है क्योंकि वहाँ से मेन आपको इटली और इंडोनेशिया ना देकर रोम और बाली दिया जा सकता है ऑप्शन में। तो रोम याद रखिए, इटली के रोम में और इंडोनेशिया के बाली में। ठीक है, फिर बात आती है 2023 की। तो 2023 में ये होने वाला है भारत में। भारत में कहाँ पर होगा ये इंपॉर्टेंट है, तो जम्मू एंड कश्मीर में जो है ये समिट होने वाला है 2023 में। अब जैसा कि मैंने कहा इसमें 20 कंट्री हैं। कौन कौन सी है, सिर्फ एक बार नाम जो है हम देख लेते हैं, इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सी कंट्री हैं जो G20 में आती हैं। ठीक है, तो वन बाय वन जो है एक बार उसको हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले जो नाम है वो है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना होगी। सेकंड ऑस्ट्रेलिया, ए से ही ऑस्ट्रेलिया। फिर ब्राज़ील, एक सीक्वेंस में देखते हैं ए बी की। ठीक है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, फिर कनाडा। ठीक है, तीसरा, चौथा नंबर। ठीक है, पाँचवें पर कनाडा के बाद चाइना, सी से। फिर है यूरोपियन यूनियन यानी कि EU, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, ये याद रखिएगा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ए से हो गया, बी से ब्राज़ील, सी से कनाडा, चाइना, ई से यूरोपियन यूनियन हो जाएगा, फिर फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया और इंडिया हो गया।
उसके बाद इंडिया, आई से और भी कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडोनेशिया बाली में जो 2022 में होना है नवंबर में, इंडोनेशिया हो गया। उसके अलावा इटली हो गया, जापान हो गया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, ठीक है, साउथ अफ्रीका, ये सऊदी अरबिया है, SA, और साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ कोरिया हो गया, टर्की हो गया, ठीक, UK हो गया, यूनाइटेड किंगडम, और US हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये 20 जो है कंट्री हैं G20 में। और समिट आप देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ होगा, मैंने तीनों आपको बताए हैं। 2021 में ये रोम इटली में हुआ था, 2022 में जो इस बार होने वाला है नवंबर में वो होगा बाली में, इंडोनेशिया, और 2023 में नेक्स्ट ईयर जो होगा वो भारत के जम्मू कश्मीर में होगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए उसके बाद आते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC पुरस्कार 2021। तो ये पुरस्कार जो है दिए गए हैं ICC के। देखिए यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज में जो है ये पुरस्कार मिले हैं, लेकिन मेन नाम जो हमें याद रखना है वो रखना है किसका, स्मृति मंधाना का, ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर, ठीक है। ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, स्मृति मंधाना को जो है चुना गया है भारत से। इन्हें जो है राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी से सम्मानित जो है किया गया है, ठीक है। अगर आपसे ICC जैसे ये पूछा गया ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये हैं, तो ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर आपसे पूछा जा सकता है, मेंस में कौन है, तो शाहीन अफरीदी ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है बनी है, और महिला में स्मृति मंधाना बनी है, ठीक है। तो शाहीन अफरीदी याद रखिएगा, पाकिस्तान से, ठीक, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। और ICC मैन ODI क्रिकेटर पूछा जाए तो बाबर आजम, क्योंकि ये नाम बहुत रहा है, ठीक है, तो सुर्खियों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ICC मेंस ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर बाबर आजम। और भी बहुत सारे हैं लेकिन उनको आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है। एक स्मृति मंधाना का ICC वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर, ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर शाहीन अफरीदी, एंड ICC मैन ODI क्रिकेटर ऑफ द आपसे पूछा जाता है तो बाबर आजम हो जाएगा, ठीक। वुमेन ODI क्रिकेटर पूछा जाए ICC में ही तो वो हो जाएगा लिजेल ली। देखिए एक तो ये है स्मृति मंधाना, जिन्हें ये वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है रही हैं, और इन्हें जो है रशेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी से सम्मानित जो है किया गया है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाता है ना कि ICC में अगर ऑप्शन में स्मृति मंधाना है देन आप लगा सकते हैं, लेकिन यही चीज़ आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं ICC वुमेन ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ODI करके जब आपसे पूछा जाए ना वनडे में कौन रहा है, तो वहाँ पर स्मृति मंधाना नहीं आएगा, वहाँ पर जो आएगा नाम वो है लिजेल ली, LIZELL और लिजेल ली जो है ये ODI में रही है, वुमेन ODI, ठीक है, और मैन ODI में बाबर आजम। और अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर देन स्मृति मंधाना, और ICC मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर शाहीन अफरीदी, ठीक। बट जहाँ पे ODI आ जाता है यहाँ पे नाम चेंज कर दीजिएगा, बाबर आजम और लिजेल ली हो जाएंगी स्मृति मंधाना और शाहीन अफरीदी की जगह पे, ठीक है। बाकी और चीज़ें इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ से इतना अलग क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अभी जैसे पहले एग्जाम भी हुए हैं 2022 में, तो वहाँ पर जो है स्मृति मंधाना से रिलेटेड क्वेश्चन जो है देखने को मिला है, पूछा गया है उससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए जी, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन रहा है वो है पद्म पुरस्कार 2022। ओके चलिए जी, इसको एक बार हम देख लेते हैं। देखिए पद्म पुरस्कार 2022 में जो सबसे पहली चीज़ आपसे पूछी जाती है, देखिए एक तो इसमें 3 कैटेगरीज में जो है ये अवार्ड दिए जाते हैं पद्म पुरस्कार की। अगर हम बात करें, पद्मश्री हो गया, ठीक है, पद्म भूषण हो गया और पद्म विभूषण हो गया। ये 3 अवार्ड जो है पद्म पुरस्कार में हमें मतलब दिए जाते हैं। फिर यहाँ से जो एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने लोगों को पद्मश्री दिया गया है, कितने लोग हैं जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें 1 बाय 1 हम देखें तो टोटल जो है 2022 में 128 पद्म पुरस्कारों की जो है घोषणा की गई है, 128 की, जिसमें से
पद्मश्री जो मिला है वो 107 लोगों को मिला है। और पद्मश्री आपको पता है 100 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है दिया जाता है। पद्म भूषण और पद्म विभूषण कम लोगों को दिया जाता है, ठीक है। पद्म विभूषण जो मिला है ये सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों को दिया गया और पद्म भूषण जो है 17 लोगों को दिया गया है। इस तरीके से जो है हमारे 128 जो पद्म पुरस्कार है वो पूरे यहाँ पे हो जाते हैं। अब ये बात ये आती है कि किसको कौन सा पुरस्कार जो है दिया गया है, तो वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए इतना जो है हमने पढ़ लिया था। अब इसमें जो आपको याद रखना है मेनली वो रखना है पद्म विभूषण और पद्म भूषण। अगर ये 2 याद रह गए तो फिर तीसरे से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजीली आप बता सकते हैं कि क्या कौन सा अवार्ड जो है उसको दिया गया है, ठीक है। चलिए एक बार जो है हम चारों जो हैं देख लेते हैं कि किसको कौन सा अवार्ड जो है दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पद्म विभूषण की। पद्म विभूषण जो है ये 4 लोगों को जो है दिया गया है। इसमें 2 ऐसे हैं जिन्हें 2 नहीं सॉरी 3 ऐसे जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है और 1 ऐसे जिन्हें अभी जो है दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले वो देखते हैं जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है। सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है श्री कल्याण सिंह का, ठीक है। इन्हें जो है सार्वजनिक मामलों के लिए जो है ये अवार्ड जो है दिया गया है। तो इनका ये भी याद रखना है कि किस उसमें जो है दिया गया है, ठीक है। इसके बाद बात आती है जनरल विपिन रावत। जनरल विपिन रावत इन्हें भी जो है मरणोपरांत जो है ये दिया गया है और ये इन्हें मिला है सिविल सेवा के लिए, सिविल सेवा। तीसरा नाम है श्री राधेश्याम खेमका का। राधेश्याम खेमका को भी जो है मरणोपरांत जो है ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, ठीक। और इन्हें मिला है साहित्य और शिक्षा के लिए, लिटरेचर के लिए, साहित्य और शिक्षा के लिए। फिर बात आती है 4th नाम की, तो वो हैं प्रभा अत्रे। इम्पोर्टेंट नाम है, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है कला के लिए और ये बिलोंग करती हैं उड़ीसा से, प्रभा अत्रे, ओके। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं पद्म विभूषण में, कल्याण सिंह, जनरल विपिन रावत, श्री राधेश्याम खेमका और प्रभा अत्रे। इन चारों को जो है पद्म विभूषण जो है दिया गया है, ठीक है, ओके। प्रभा अत्रे अभी HCS एग्ज़ाम में पद्म पुरस्कार जब पूछे गए थे तो उसमें प्रभा अत्रे का नाम था, देवेंद्र झाझरिया का नाम था। तो ये नाम जो है इम्पोर्टेंट है और यही आपको याद भी रखने हैं। तो पद्म विभूषण के तो चारों आपको याद रखने हैं। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं पद्म भूषण की। पद्म भूषण जो है ये 17 लोगों को जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इसमें जो सबसे मेन नाम की अगर हम बात करें तो सबसे मेन जो नाम आते हैं इसमें वो आता है गुलाम नबी आज़ाद का, गुलाम नबी आज़ाद। इनको जो है लोक कार्य के लिए जो है दिया गया है। स्टेट है इनकी जम्मू कश्मीर, स्टेट वैसे पूछा नहीं जाता, सिर्फ आप इनकी फील्ड याद रखिए, लोक कार्य के लिए दिया गया है। देवेंद्र झाझरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया HCS के एग्ज़ाम में ये पूछा भी गया था अभी। इन्हें जो है देवेंद्र झाझरिया आप सभी को पता है खेल से रिलेटेड है, तो खेल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो नाम आता है वो है नटराजन चंद्रशेखरन का। नटराजन चंद्रशेखरन व्यापार और उद्योग के लिए जो है इनको दिया गया है, ठीक है। विक्टर बनर्जी और जो जिसको दिया गया विक्टर बनर्जी हो गया, गुरमीत बावा हो गया। तो गुरमीत बावा को जो है ये मरणोपरांत दिया गया है लोक कार्य के लिए, विक्टर बनर्जी को कला के लिए दिया गया है। इसके अलावा है कृष्ण एला और सुचित्रा एला, दोनों को मिला है कृष्ण एला और सुचित्रा एला व्यापार और उद्योग के लिए। व्यापार और उद्योग में जो 2 नाम आपको याद रखने हैं, नटराजन चंद्रशेखरन और कृष्ण एला और सुचित्रा एला, ठीक है। कला में जो याद रखना है विक्टर बनर्जी और मधुर जाफरी, इन 2 को मिला है, विक्टर बनर्जी और मधुर जाफरी, इन दोनों को आर्ट के लिए जो है पद्म भूषण दिया गया है, ठीक है। इसके बाद नाम आता है सत्य नारायण नडेला का। इन्हें भी जो है व्यापार और उद्योग के लिए जो है मिला है। सुंदर राजन पिचाई, ये नाम आप सभी को पता भी होगा, ठीक है, इनको भी जो है दिया गया है। साइरस पूनावाला हो गया, इन तीनों को ही व्यापार और उद्योग के लिए जो है दिया गया है, ठीक। संजय राजाराम को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए जो है दिया गया है और एक और है प्रतिभा राय साहित्य और शिक्षा के लिए, ठीक। तो ये 17 नाम जो है आपको याद रखने हैं। स्वामी सच्चिदानंद हो गया, साहित्य और शिक्षा के लिए ही स्वामी सच्चिदानंद को दिया गया है, और वशिष्ठ त्रिपाठी, ये 3 जो है लास्ट जो हमने पढ़े हैं। प्रतिभा राय
स्वामी सच्चिदानंद और वशिष्ठ त्रिपाठी, इन तीनों को जो मिला है वो साहित्य और शिक्षा के लिए मिला है। सत्यनारायण नडेला, सुंदरराजन पिचाई, साइरस पूनावाला, इन तीनों को मिला है व्यापार उद्योग के लिए। और संजय राजाराम को मरणोपरांत दिया गया है विज्ञान और इंजीनियरिंग में। ओके, एक बार फिर देख लीजिए, गुलाम नबी आज़ाद को लोक कार्य के लिए, देवेंद्र झाझरिया को खेल के लिए, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आते हैं। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है इस वाली उसमें देखिए तो सत्यनारायण नडेला, सुंदरराजन पिचाई और साइरस पूनावाला, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनमें से मेन नाम जो है उठाकर आपसे पूछा जाता है कि इनको कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कन्फ्यूज करनेंगे वो यहाँ पे आपको ये देखे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण या पद्म श्री। तो बस ये चीज़ याद रखिए, आपको अगर आपको पता है कि ये जो 4 नाम है पद्म विभूषण के आप याद कर लेते हैं तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि हाँ भाई इसे पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है, अब देखिए पद्म श्री की अगर मैं बात करूं तो पद्म श्री 107 लोगों को दिया गया है, तो वो याद रखना पॉसिबल ही नहीं है 107 लोगों के नाम। तो यहाँ से जो मेन इंपॉर्टेंट नाम बनते हैं, एक तो वो याद रखने हैं आपको, और बाकी जो 2 मैंने आपको बताई है लिस्ट, एक पद्म विभूषण की और पद्म भूषण की, अगर वो दो आप याद कर लेते हैं तो फिर यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा जब आपसे पूछा जाएगा कि कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है इस बंदे को। अगर वो उन 2 लिस्ट में नहीं होता तो ऑब्वियसली उसे पद्मश्री दिया गया है। बाकी जो पद्मश्री में आपको मेन जो नाम याद रखने हैं वो कौन कौन से रखने हैं, देखिए तो पद्मश्री में सिर्फ मुझे एक ही नाम है जो यहाँ से पूछे जाने के चांसेस जो है लगते हैं, वो है नीरज चोपड़ा। ठीक है, आपको पता है खेल से ये बिलोंग करते हैं, हरियाणा से, तो ये एक ही नाम लगा मुझे जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बाकी आप बेशक उन नामों को छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पद्म विभूषण और पद्म भूषण पता है तो फिर आपको एक आइडिया मिल जाएगा। लेकिन नीरज चोपड़ा आपको याद रखना है, नीरज चोपड़ा को जो है पद्मश्री अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। ठीक, ओके, तो ये तो हो गया इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा खेल में ही एक और नाम जो आपको याद रखना है, अवनी लखेरा, इन्हें भी जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो ये भी खेल से हो जाएंगे। और एक सोनू निगम, ये 3 नाम जो है आप पद्मश्री से याद रखिएगा। इन तीनों में से जो है आपसे नाम पूछा जा सकता है। तीनों इंपॉर्टेंट है, नीरज चोपड़ा, अवनी लखेरा और तीसरे हैं सोनू निगम। इन तीनों को दिया गया है पद्मश्री। इसके अलावा और भी हैं, बट जैसे कि मैंने कहा उन्हें याद रखना पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक बार पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं लिस्ट को, कोई वो नहीं है, बट मेनली जो पूछे जाएंगे वो फेमस नाम जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है पद्म पुरस्कार 2022 सूची जो है हमने देख ली है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022। ये खिताब जो जीता है वो जीता है पीवी सिंधु ने। आपसे पूछा जा सकता है सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है, तो पीवी सिंधु ने जो है ये जीता है। ओके, और ये किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन से। तो ये एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसमें इन्होंने जो है मालविका बसोंद ये भी भारत की ही हैं। ठीक है, मालविका बसोंद को हराकर जो है ये खिताब जीता है। ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए उसके बाद आता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसे जो है लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार आप बोल सकते हैं। किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 25 जनवरी 2022 को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, ये जो हाँ मतदाता दिवस, ठीक है, ठीक, चलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो 2011 से हुई थी। किसने की थी, जो शुरुआत तो जो उस वक्त राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल जी, उनके द्वारा जो था ये शुरू किया गया था 25 जनवरी 2022 से। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बनता है वो पूछा जा सकता है इसकी थीम जो है इस बार क्या रही है। तो थीम क्या है, समावेशी, सुगम एवं सहभागी निर्वाचन की ओर। ठीक है, मतलब इसकी वो पूछे आपसे, तो इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव मेकिंग इलेक्शन। ओके, तो कुछ इस तरीके की जो है थीम है इसकी। चलिए अगला पॉइंट देखिए, इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है होलोग्राम मूर्ति का जो है अनावरण जो है किया गया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया गेट पर किसकी होलोग्राम मूर्ति का अनावरण जो था किया गया है, तो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण किया गया। चलिए अगला है 19 साल की जाह्नवी ने रचा इतिहास और नासा जेपीएल में ट्रेनिंग करने वाली पहली भारतीय महिला जो है ये बनी है। आंध्र प्रदेश जो है जाह्नवी बिलोंग करती हैं, तो ये भी याद रखिएगा। अगला है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उड़ीसा तट से क्या किया गया, सफल परीक्षण जो था किया गया था। ठीक है, देखिए अब आता है राष्ट्रीय युवा महोत्सव
कहाँ पर जो है सेलिब्रेट किया गया? तो ये पुदुचेरी में जो है सेलिब्रेट किया गया था। 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल था ये, 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, जो कि 12 और 13 जनवरी 2022 को जो है पुदुचेरी में वर्चुअली, ठीक है, वर्चुअली जो था सेलिब्रेट किया गया था 2022 में। 25वां था, ये याद रखिएगा, 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव था। इस महोत्सव की थीम आपसे पूछी जाए तो सक्षम युवा सशक्त युवा, ये जो थी इस बार की थीम थी, सक्षम युवा सशक्त युवा, ठीक है। तो ये याद रखना है। देखिए किस नंबर का था, तो 25 था। कब सेलिब्रेट किया गया, तो 12 से 13 जनवरी, 12 जनवरी को होता है, ठीक है, राष्ट्रीय युवा नेशनल यूथ फेस्टिवल, ओके। ये 12 से 13 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया और इसकी थीम थी सक्षम युवा सशक्त युवा। इसका जो आयोजन था वो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा पुदुचेरी सरकार के साथ संयुक्त रूप से किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टाटा सन्स के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को जो है टाटा सन्स का फिर से अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक। 5 सालों के लिए जो है और रखने का फैसला जो है लिया गया है। चलिए एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला, देखिए कौन सा एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला? मेदारम जतारा। ये 16 फरवरी से लेकर 19 फरवरी 2022 तक जो है मनाया गया, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो तेलंगाना में जो है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। कौन सा है? मेदाराम जतारा, 16 फरवरी से 19 फरवरी तक। उसके बाद है जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव यानी कि मरु उत्सव, ये राजस्थान के पोखरण में 13 से 16 फरवरी 2022 तक जो है मनाया गया। भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर का जो है निधन हो गया था फरवरी में ही, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद है रामानुजाचार्य की स्मृति में 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी का जो था अनावरण जो था किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो कुछ फैक्ट्स इसके भी जान लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है कि इसका उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने किया था। 5 फरवरी 2022 को जो था इसका उद्घाटन जो था किया गया था, अनावरण, ओके। और ये स्थित कहाँ पर है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो तेलंगाना के हैदराबाद में है। गांव आपसे पूछा जाए तो मुचिंतल गांव है, ठीक है। रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती पर जो है इसका अनावरण जो था किया गया था, ठीक है। और ये जो स्टैचू है मेड इन चाइना है, मेड इन चाइना। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की अगर हम बात करें तो ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक। तो ये चीज़ें जो है इससे याद रखिएगा। ऊंचाई आपने देख ही ली है, जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 216 फिट है। किसकी मूर्ति है? तो रामानुजाचार्य की जो है ये मूर्ति है। कहाँ पर स्थित है पूछा जाए तो हैदराबाद तेलंगाना मुचिंतल गांव में जो है स्थित है। और हमें पता है ये दुनिया की जो है सबसे बड़ी बैठी हुई मूर्ति है। तो पहली भी सबसे बड़ी मूर्ति जो है आपसे पूछी जा सकती है कि पहली सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है बैठी हुई? तो वो है बुद्धा स्टैचू। कौन सी है? सॉरी, बुद्धा स्टैचू, जो कि कहाँ पर है? थाईलैंड में है, वो सबसे बड़ी है। जो ये वाली है ये दूसरे नंबर की है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ठीक। ये चीज़ इसमें याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, जबलपुर में बनेगा भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क। आपसे पूछा जाए भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये बनेगा कहाँ पर? जबलपुर में, ठीक है। जबलपुर आप सभी को पता होगा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर जो है भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा। अब देखिए फरवरी के महीने में जो कुछ इंपॉर्टेंट दिवस थे वो आपको याद रखने हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस हो गया, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हो गया, सुरक्षित इंटरनेट दिवस हो गया। तो ये सारे दिवस आप याद रखने हैं। इसमें से जो मेनली पूछे जाते हैं, एक विश्व आर्द्र भूमि दिवस हो गया, कैंसर डे पूछा जाता है और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये 3 जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है इनकी थीम की, इनकी थीम से भी जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जैसे हमने पढ़ा विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है, तो इसकी थीम जो है आपसे पूछ सकते हैं। तो इसकी जो थीम रही 2022 की वो रही लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर।
पीपल एंड नेचर, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ये 2 फरवरी को जो है मनाया जाता है। ओके, 4 फरवरी को होता है वर्ल्ड कैंसर डे, ये भी आपको याद रखना है। वर्ल्ड कैंसर डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसकी थीम अगर आपसे पूछी जाती है तो क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप, ये जो थी 2022 की थीम जो है रही है। और विश्व कैंसर दिवस मनाने का जो मेन मोटिव है वो यही है, कैंसर से बचाव, उसके प्रति जागरूकता पैदा करना। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1933 में जो थी की गई थी। फिर हमने पढ़ा एक नेशनल साइंस डे जो कि मनाया जाता है किस दिन, 28 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इस बार जो थीम रही 2022 की वो रही सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। ठीक है, क्या रही, सतत भविष्य के लिए विज्ञान, ये जो है इस बार की थीम रही है। 21 फरवरी का भी जो है आप याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और सुरक्षित इंटरनेट दिवस जो है ये 8 फरवरी 2022 को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी जो थीम रही 8 फरवरी वाली की वो रही नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन, यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल, नहीं सॉरी ये नहीं थी, 8 फरवरी नहीं 9 फरवरी को मनाया जाता है, सॉरी 9 फरवरी 2022 को सेलिब्रेट किया जाता है सुरक्षित इंटरनेट दिवस। और इसके बार की जो थीम रही वो रही टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट, टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट, ये रही जो थी इस बार की थीम। 8 फरवरी को होता है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, फरवरी का जो दूसरा सोमवार आता है ना उसको अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस होता है, तो वैसे पूछा नहीं जाता वो, बस इतना चीज़ जो है आप इसमें याद रखिएगा। अब देखिए प्रौढ़ शिक्षा का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, सभी के लिए शिक्षा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अटल सुरंग, 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का जो है, मतलब सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में जो है प्रमाणित किया गया है किसको, अटल सुरंग को, वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा। इसकी जो पूछी जाए ऊंचाई तो 10,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है ये। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग। ठीक है, चलिए अगला है CISF सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल रहा गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस 2022 पर अगर आपसे पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल किसको चुना गया है तो CISF को चुना गया है। लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी, ये रक्षा खुफिया एजेंसी के जो नए प्रमुख जो हैं बनाए गए हैं। ठीक, देखिए अगला है मीराबाई चानू ने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जो है स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है, भारत के ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा ने एयर थिंग्स मास्टर्स में शतरंज विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को जो है हराया है। तो ग्रैंड मास्टर जो है भारत के प्रज्ञानंदा ने, ठीक है, इन्होंने हराया किसको, मैग्नस कार्लसन को। भारतीय रेलवे किशनगंज दिल्ली में सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी जो है बनेगी। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ पर बनाया जाएगा, जयपुर में। ICC अंडर 19 विश्व कप पूछा जाए कि 2022 किसने जीता है तो ये जीता है भारत ने। ठीक है, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है, ये PR श्रीजेश ने जो है वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है 2021 का जीता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष जो है बनी है। देखिए सेबी की पहली महिला अध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा किसको बनाया गया है तो माधवीपुरी बुच को जो है बनाया गया है। ठीक है, सेबी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके फुल फॉर्म है। यहाँ से मेनली जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हेन वाज सेबी कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब सेबी जो था कब बना था। अगर सेबी की हम बात करें सबसे पहले ये बना था 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है, जब ये बना था तो ये किस उसमें बना था, नॉन सेचुरेटरी बॉडी था। ठीक है, मतलब सरकार के उसमें नहीं था। ठीक, मतलब सेचुरेटरी बॉडी नहीं था, एक अलग संस्था आप इसको बोल सकते हैं, गैर संवैधानिक संस्था। ओके, उसके बाद ये जो है इसको सेचुरेटरी स्टेटस जो था ये कब दिया गया था ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 4 साल बाद 1992 यानी कि जनवरी 1992 में जो था इसको सेचुरेटरी बॉडी जो था बनाया गया था किसको, सेबी को। ओके, इसका करंट चेयरमैन अभी आपसे पूछा जाए तो माधवीपुरी बुच हो जाएंगे, यही इनको जो है बनाया गया है। ठीक है, हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है तो मुंबई में जो है सेबी का हेडक्वार्टर है। चेयरमैन जो होता है सेबी का वो
आपसे अगर उनका टेन्योर पूछा जाए कि कितने ईयर होता है मैक्सिमम, तो ये कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। टेन्योर जो होता है इनका, मतलब जो कार्यकाल होता है वो फिक्स नहीं होता है, ये चीज़ आप इसमें याद रखिएगा, ठीक। चलिए, और ये माधवी पुरी बुच जो है ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष जो है बनाई गई हैं। इससे पहले अगर हम बात करें माधवी पुरी की, तो इन्होंने जो है ICICI जो बैंक है, इस बैंक के साथ जो थी अपने करियर की शुरुआत की थी, ठीक है। और अभी जो है ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो सप्ताह है ये है 1 से 8 मार्च 2022 तक जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह होता है ये। इसकी थीम जो है आपसे पूछी जा सकती है कि इस बार की जो थीम है वो क्या रही है, तो जेंडर इक्वेलिटी टुडे। देखिए इसकी जो थीम रही है वो क्या रही है, जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, ठीक है। ये जो है इसकी थीम जो है रही है, ओके। मीन्स एक स्थायी और समान कल के लिए समाज में लैंगिक समानता ज़रूरी है, ठीक। तो ये चीज़ इसमें याद रखिएगा। चलिए आगे है, ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत करीब 17,000 भारतीय यूक्रेन जो हैं छोड़ चुके हैं। तो देखिए यूक्रेन और रशिया का वार सभी को पता है, चल रहा है या हुआ था जो भी है। उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीयों को रिहा कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन जो है चलाया गया था, ठीक है। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, जस्ट आपसे ऑपरेशन का नाम जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। मानवीय सहायता देने के लिए और भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए जो था ये ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक। 26 फरवरी 2022 को जो थे चलाया गया था, और अब तक जो है 17,000 भारतीय यूक्रेन से जो है छोड़ चुके हैं, मतलब 17,000 भारतीय जो है यूक्रेन छोड़ चुके हैं, ठीक। अरुणाचल प्रदेश को होलोंगी में ग्रीन फील्ड अड्डे का निर्माण जो है काम शुरू किया है, ओके। ग्रीन फील्ड अड्डा ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के पास जो है होलोंगी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा जो है तैयार, मतलब उसका निर्माण कार्य जो है शुरू हुआ था। अभी ये काम आई थिंक पूरा भी हो चुका है, ठीक। तो ये याद रखिए, बस आपसे पूछा जाएगा होलोंगी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में, ठीक। दी वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। देखिए ये आपसे पूछ सकते हैं कि किस स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर जो है यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है, भारतीय रेल द्वारा रेल मंत्री की उपस्थिति में कवच प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो अब यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको देखने हैं। एक तो फर्स्ट है रेल मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव जो हैं अभी प्रेजेंट में क्या हैं? रेल मंत्री हैं, और उनकी उपस्थिति में जो है कवच प्रणाली क्या है? कवच प्रणाली आप क्या कह सकते हैं इसमें, मतलब जो दुर्घटनाएं वगैरह होती हैं जिससे जो रेलगाड़ी है वो रुक नहीं पाती उस वजह से, तो उससे रिलेटेड जो है ये एक प्रणाली शुरू की गई है, स्वचालित सुरक्षा प्रणाली, ठीक है, कवच। इसमें अभी इन्होंने जो है इसका जो परीक्षण किया गया है वो कुछ इस तरीके से किया गया है कि 2 ट्रेन्स को जो है एक दूसरे की तरफ जो है दौड़ाया गया था, एंड देन जो है ब्रेक लगाकर देखे गए थे कि कितने डिस्टेंस पर जो है वो गाड़ी रुक जाती है। तो कुछ इस तरीके से जो था ये परीक्षण किया गया था, ठीक है। तो ये कवच प्रणाली है, ये आप याद रखिएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, CISF का 53वां स्थापना दिवस 6 मार्च 2022 को मनाया गया। CISF यानी कि जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है उसका 53वां स्थापना दिवस जो था इस बार मनाया गया था, ठीक है, 6 मार्च 2022 को, ओके। ये जो स्थापना दिवस होता है ये 10 मार्च को होता है, ठीक। ठीक है, और ये स्थापना दिवस जो है ये 6 मार्च 2022 को जो था मनाया गया था। चलिए
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया, कब होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, तो इस बार जो है मतलब 8 मार्च 2022 को जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, ये चीज़ इसमें याद रखिएगा। इस बार की थीम पूछी जा सकती है तो वो है जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। क्या थी इस बार की थीम, जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, ये इस बार की थीम थी, बस ये आपको याद रखना है और 8 मार्च को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 7 मार्च से 10 मार्च 2022 तक विशाखापट्टनम में हुआ। ओके, अब आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन कि जो स्लाइनेक्स है ये किस किस के बीच में है, सबसे पहले तो ये है श्रीलंका और इंडिया के बीच में। ठीक है, और ये कहाँ पर जो था किया गया है समुद्री जो अभ्यास है, ये विशाखापट्टनम में ये निर्धारित था 7 से लेकर 10 मार्च तक। ठीक, तो दोनों चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत IIT रुड़की ने पेटास्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा की स्थापना की। ठीक है, सुपर कंप्यूटर परम गंगा की स्थापना किसने की है, IIT रुड़की ने की है। ठीक, मेड इन इंडिया पेटास्केल सुपर कंप्यूटर है ये परम गंगा। ओके, चलिए जी नेक्स्ट देखिए, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर में स्थापित किया जाएगा। अब आपसे पूछा जाए ये WHO GCTM ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ पर स्थापित किया जाएगा भारत में, तो ये है जामनगर। जामनगर कहाँ पर है, गुजरात में है। तो गुजरात के जामनगर में जो है ये स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और इसकी जो आधारशिला थी वो किसने रखी थी, प्रधानमंत्री ने रखी थी जामनगर में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला। ठीक, चलिए, सरकार की अधिशेष भूमि और भवन संपत्ति के मुद्रीकरण के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम स्थापित किया गया। देखिए, आपसे ये पूछ सकते हैं कि अधिशेष भूमि और भवन संपत्ति के मुद्रीकरण के लिए किस निगम को स्थापित किया गया है, तो राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम को स्थापित किया गया है सरकार की अधिशेष भूमि और भवन संपत्ति के मुद्रीकरण के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, राज्य विधानसभा चुनाव 2022 परिणाम। बीजेपी ने यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सत्ता बरकरार रखी और पंजाब में आपकी जीत। तो अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2022 में, ये कितने राज्यों में हुए, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 5 राज्यों में हुए। फिर पूछा जाएगा किस किस राज्य में हुए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में। 4 में बीजेपी की जीत हुई है और 1 में इसकी आप जो पार्टी है उसकी जो है जीत हुई है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे आपसे। ओके, और फिर अब इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेंगे वो वही है कि CM कौन बने हैं वहाँ के, जो भी राज्यपाल जो रहे हैं, उपराज्यपाल वो कौन बने हैं। ठीक है, तो वो मेन क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। तो वो आगे आएंगे कि किस राज्य का कौन सा मुख्यमंत्री रहा है, या फिर जो है अलग से जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बनते हैं करंट अफेयर के, वो जो है आपको जल्दी वीडियो मिलेगी, चाहे वो नियुक्ति से रिलेटेड है या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड है। ओके, तो सिर्फ अभी इतना याद रखिए कि 5 में हुए थे चुनाव और 4 में बीजेपी ने जीत हासिल की और 1 में आपकी पार्टी मतलब आपकी जो है सत्ता आई है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति श्री विपिन सांघी दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपसे पूछा जाए तो किसे बनाया गया है, न्यायमूर्ति विपिन सांघी को बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2022 को अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ के उद्घाटन की जो है घोषणा की। तो 11वें खेल महाकुंभ जो है ये इस बार कहाँ पर है, अहमदाबाद में है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट है, कर्मचारी भविष्य निधि EPF की ब्याज दर 8.5% से घटाकर कितनी कर दी गई है, 8.1% जो है
कर दी गई है। तो ये पूछा जा सकता है कि ईपीएफ की जो दर है वो घटाकर कितनी हो गई है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट है विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च 2022 को मनाया जाता है। तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन आता है कि जो विश्व उपभोक्ता दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। तो 15 मार्च को हर साल विश्व उपभोक्ता दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ से अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आ सकता है इसकी थीम से रिलेटेड, कि इस बार की जो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, उसकी थीम क्या थी। तो फेयर डिजिटल फाइनेंस, क्या थी, फेयर डिजिटल फाइनेंस इस बार की क्या थी, थीम थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है भगवंत मान ने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो पंजाब में मुख्यमंत्री चेंज हुआ है, आप पार्टी का बनाया गया है। तो कौन बना है, भगवंत मान को जो है बनाया गया है। ठीक है, पंजाब के 25वें सीएम के रूप में जो थी भगवंत मान ने जो थी क्या कहते हैं शपथ ग्रहण जो थी की थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। पोलैंड की क्रोलिना बिलावस्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता। तो पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का। दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, वो किस देश की हैं और किसने जीता है। तो कैरोलिना बिलावस्का बिलोंग करती हैं ये पोलैंड से। नेक्स्ट है एमवी राम प्रसाद बिस्मिल ब्रह्मपुत्र नदी पर चलने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर चलने वाला जो है वो कौन सा बन गया है, एमवी राम प्रसाद बिस्मिल जहाज। ओके, 90 मीटर जो है लंबा है और 26 मीटर चौड़ा है। ठीक, ये जो है गंगा से लेकर ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज जो है बना है कौन सा, एमवी राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, इसमें या इसे मतलब याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है ये। ठीक, चलिए ओके। नेक्स्ट है सीआरपीएफ का 83वां स्थापना दिवस जम्मू में 19 मार्च 2022 को मनाया गया। ओके, ये सीआरपीएफ का मनाया गया है 83वां स्थापना दिवस 19 मार्च को जम्मू के एमए स्टेडियम में जो था इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो 83वां स्थापना दिवस जो है मनाया गया 19 मार्च को। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। हैप्पीनेस रिपोर्ट से क्वेश्चन देखने को मिलता है, पहले स्थान पर क्या रहा, भारत की पोजीशन क्या रही और सबसे लास्ट में कितना रहा। ठीक है, तो 2022 के लिए जो संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन की, इसमें भारत ने 136वां स्थान जो है 136वां स्थान जो है प्राप्त किया है। फिनलैंड जो है हमेशा की तरह लगातार 5वें वर्ष जो है ये पहले स्थान पर रहा है। पिछली बार की अगर रैंकिंग की बात करूं मैं तो 2021 की रैंक भी आपसे पूछ सकते हैं। 2021 में भारत की रैंक थी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 139वें नंबर पर। इस बार जो है 3 नंबर का जो है सुधार हुआ है भारत की रैंक में और अब जो हो गया है 136। ठीक है, और ये टोटल जो होता है वो 146 देशों का हुआ था। 146वां जो देश है, 146वें स्थान पर जो देश है वो है अफगानिस्तान, जिसको आप ये कह सकते हैं कि जो दुनिया का सबसे दुखी देश है वो कौन सा है, अफगानिस्तान है। सबसे लास्ट में जो है अफगानिस्तान को रखा गया है। ठीक है, पहले पे फिनलैंड है, सेकंड पे डेनमार्क है, फिर आइसलैंड है। तो 3 तो ज़रूर याद रखिए, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और भारत की पोजीशन याद रखिएगा। ठीक, ओके। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक जो है ये रहा है। ओके, तो 15 दिन तक जो है ये लगता है। ठीक है, इस बार का जो मेला था ये 35वां संस्करण था इसका। ठीक है, 2 साल बाद जो था ये मेले का जो था उद्घाटन किया गया था, क्योंकि बीच में आप सभी को पता है कोविड हो गया था, उस वजह से जो है 2 साल से इस मेले का आयोजन नहीं किया गया था। इस बार 2022 में ये 19 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक, ये एग्ज़ाम में एचएससी के एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ें देखने को ज़रूर मिलती हैं। तो आयोजन कब से कब तक रहा, 19 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक जो है रहा। ठीक है, फिर इसका आपको पता है थीम स्टेट जो है पूछा जाता है।
तो इस बार की जो थीम स्टेट रही, थीम स्टेट वो कौन सी रही है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ओके। तो जम्मू कश्मीर जो है आपको इसमें याद रखना है थीम स्टेट। और इस बार जो थीम कंट्री भी पूछी जाती है, तो इस बार 30 से भी अधिक देशों ने जो था इसमें हिस्सा लिया था। ऐसे ही 2022 में जब हुआ था तब भी जो था 30 से अधिक देशों ने भाग लिया था, और इस साल भी जो है 30 से अधिक जो देश हैं इस मेले का हिस्सा बनेंगे, जिसमें उज्बेकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, इथोपिया, मोज़ाम्बिक, तंजानिया, जिम्बाब्वे। तो कोई एक नाम नहीं है, 30 नाम है। और भी बहुत मतलब मेन आप देखेंगे तो श्रीलंका भी है, थाईलैंड भी है, नाइजीरिया है, जिम्बाब्वे है, युगांडा है, अफ़गानिस्तान भी है, उज्बेकिस्तान भी है। इनके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, नेपाल, गिनी, ईरान हो गया, घाना हो गया। तो 30 देश जो है टोटल बन रहे हैं। मेनली याद रखिएगा थीम स्टेट तो वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च को जो है हर साल अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस या वन वानिकी दिवस जो है आप इसको बोल सकते हैं, विश्व वानिकी दिवस, ये मनाया जाता है हर साल 21 मार्च को। ठीक है, और 21 मार्च, 22 मार्च को क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है 22 मार्च वाला भी। 22 मार्च को होता है विश्व जल दिवस। उससे ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। ओके, तो ये चीज़ याद रखिए। थीम वही अगर आपसे पूछी जाती है तो वन और टिकाऊ उत्पादन एवं खपत, वन और टिकाऊ उत्पादन एवं खपत, इंग्लिश में बोलेंगे फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ये हो जाएगा। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस। चलिए अगला है भारतीय सेना और एसडीएफ के बीच के 9वें संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमितिए 2022। ओके, अब आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमितिए ये किस किस के बीच में है? तो ये भारतीय सेना और एसडीएफ यानी कि जो सेशेल्स रक्षा बल हैं उनके बीच में जो है ये है लेमितिए। और 9वां संस्करण था इन दोनों के बीच में इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का। ठीक है, लेमितिए का जो मतलब होता है वो दोस्ती होता है। क्रियोल जो भाषा होती है उसमें इसका मतलब दोस्ती होता है। ठीक, तो ये भारत और एसडीएफ यानी कि सेशेल्स रक्षा बल के बीच में है। चलिए जी अगला देखिए, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। थीम आपसे पूछी जाए तो क्या हो जाएगी? अदृश्य को दृश्यमान बनाना, भूजल, अदृश्य को दृश्यमान यानी कि गायब जल को पुनः बहाल करने से रिलेटेड जो थी इस बार की थीम थी 2022 की। ठीक है, चलिए अगला है नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू ने जीता स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार। तो किसने जीता है स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर? टोक्यो ओलंपिक सभी को याद है, नीरज चोपड़ा ने जो है क्या जीता था? गोल्ड मेडल जो था इसमें जीता था। ओके, इस बार जो इसे स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जो है दिया गया है फीमेल कैटेगरी में मीराबाई चानू को और मेल में नीरज चोपड़ा को। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल नीरज चोपड़ा, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल मीराबाई चानू। ठीक है, पैरा एथलीट ऑफ द ईयर अगर पूछा जाता है यहाँ पे देखिए पैरा एथलीट भी पूछा जा सकता है ना कौन रही, तो पैरा एथलीट ऑफ द ईयर फीमेल का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है अवनी लखेरा। इन्होंने भी पता है आपको मेडल जो था इस बार के ओलंपिक में जीता था, पैरा ओलंपिक जो हुए थे। ठीक है, तो अवनी लखेरा भी जो है आपको नाम याद रखना है। ठीक,
ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया। देखिए आपसे पूछा जा सकता है मिसाइल ब्रह्मोस किस तरीके की मिसाइल है, तो ये है सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सतह से सतह पर। ओके, कहाँ पर किया गया ये परीक्षण? अंडमान और निकोबार में जो था किया गया था। ठीक, देखिए अगला है विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च 2022 को, वर्ल्ड टीबी डे। ठीक है, पूछा जाता है वर्ल्ड टीबी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस दिवस, या आप इसको कह सकते हैं विश्व क्षय रोग दिवस जो है मनाया जाता है 24 मार्च को। इस बार की जो थीम रही 2022 की वो थी इन्वेस्ट टू एंड टीबी। टीबी को मतलब एंड करने के लिए इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स, ये जो थी 2022 की थीम थी। ठीक है, ओके, चलिए अगला देखिए, अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पी सुलीवन को एबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एबेल पुरस्कार पूछा जाता है किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलीवन को जो है ये दिया गया है। ठीक, ओके, मैथ की फील्ड में जो है ये दिया जाता है एबेल पुरस्कार, तो ये याद रखिएगा। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च 2022 को दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश में सीएम के रूप में शपथ ली है। तो दोबारा से सीएम जो है योगी आदित्यनाथ जो है बने गए हैं यूपी के। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। ओके, नेक्स्ट है 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित किया गया है। ओके, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस ये इस वर्ष से 5 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है मनाया जाएगा। ठीक है, और उन्होंने मतलब इस बार जो है मतलब ये जो डॉल्फिन दिवस है इसका जो उद्देश्य रखा गया है कि क्यों डॉल्फिन दिवस जो है मनाया जाए, इसका जो मेन रीज़न है वो है जो डॉल्फिन की प्रजाति है उनके संरक्षण को लेकर है। ठीक है, उनके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने से रिलेटेड है, इसीलिए जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है 5 अक्टूबर से मनाया जाएगा। ठीक, चलिए अगला है, भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने स्विस ओपन 2022 जीता। पूछा जा सकता है बैडमिंटन स्विस ओपन किसने जीता है 2022, तो पीवी सिंधु ने जो है जीता है। ओके, सिंगापुर ओपन, स्विस ओपन कह लीजिए। महात्मा गांधी की पोती सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने मोदी स्टोरी वेबसाइट लॉन्च की। मोदी स्टोरी वेबसाइट किसने लॉन्च की है? महात्मा गांधी की जो पोती हैं सुमित्रा गांधी कुलकर्णी, उन्होंने जो है ये लॉन्च की है। ठीक, एनएमसीजी ने आईटीओ यमुना घाट पर यमुनोत्सव का आयोजन किया और लोगों से यमुना को साफ करने के लिए हाथ मिलाने का आग्रह किया गया। ठीक है, यमुना पर घाट पर जो है यमुनोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, असम और मेघालय ने अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए ऐतिहासिक समझौते पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। इनका जो है सीमा विवाद जो है उसके समझौते पर जो है हस्ताक्षर जो है करवाए गए हैं। ठीक है, और समझौते पर जो है असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा, और मेघालय के जो मुख्यमंत्री है कोनराड संगमा, उनके दोनों के जो है मतलब उस स्थिति में जो है हस्ताक्षर जो है किए गए हैं। और आप सभी को पता होगा कि मेघालय को 1972 में असम से अलग राज्य के रूप में जो था बनाया गया था। ठीक है, पहले मेघालय असम का ही हिस्सा था, लेकिन 1972 में मेघालय को असम से अलग राज्य जो था बना दिया गया था। ठीक, उसके बाद जब नया राज्य बना तो असम ने पुनर्गठन जो अधिनियम था 1971 उसको चुनौती दी थी, जिससे पूर्ववर्ती जो सीमावर्ती मतलब जो दोनों की सीमा पर जो 12
स्थान थे उनको लेकर विवाद जो था हो गया था। मतलब 12 जगह है जो उन दोनों के बीच में विवादित थी, ठीक है, तो उनको लेकर ये विवाद था। अब ये हल हो गया है, तो समझौता जो है हो गया, मतलब इसका निपटारा जो है कर दिया गया है। चलिए, डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। ओके, अब आपसे पूछा जा सकता है MRSAM ये किस तरीके की मिसाइल है? तो ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। MRSAM का मतलब क्या है? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। तो डीआरडीओ ने जो है इसका सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण जो है किया है, और इसे जो है डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री जो है IAI उनके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित जो है किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिल्ली में 3 मूर्ति एस्टेट में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का एक संग्रहालय, प्रधानमंत्री संग्रहालय जो बनाया गया है। ओके, सभी प्रधानमंत्रियों का। ठीक, अगला है 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? ये आपसे पूछा जा सकता है। भारत की तरफ से जो शामिल हुए वो थे PM नरेंद्र मोदी, और ये जो आयोजन था ये किया गया श्रीलंका में, ठीक। वर्चुअल माध्यम से जो थी इसकी मेज़बानी श्रीलंका ने की थी, तो बस ये याद रखिएगा, श्रीलंका द्वारा ये आयोजित था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है, शहबाज शरीफ ने ली पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ। तो आप सभी को पता है इमरान खान को जो था हटा दिया गया था, और उसकी जगह शहबाज शरीफ जो हैं प्रधानमंत्री वहाँ के बन गए हैं। और कौन से प्रधानमंत्री बनी है? 23वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी और शेर देउबा ने नेपाल में रुपे भुगतान कार्ड लॉन्च किया। कौन सा कार्ड लॉन्च किया है? रुपे भुगतान कार्ड, ठीक है। रुपे कार्ड RUPAY, रुपे कार्ड को जो है लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? नेपाल में, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, भारत और फ्रांस ने अरब सागर में वरुण नाम से अपना 20वां संस्करण अभ्यास शुरू किया। तो वरुण अभ्यास पूछा जाएगा किसके बीच में है? तो ये भारत और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में है, द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है, और ये इसका 20वां संस्करण था जो कि 30 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2022 तक कहाँ पर आयोजित किया गया? अरब सागर में आयोजित किया गया, ठीक है। दोनों नौसेनाओं के बाद जो द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है ये शुरू हुआ था 1993 में, और इस बार जो आयोजित किया गया ये कौन सा था? 20वां संस्करण था इसका, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है, बहुत कम पूछा जाता है ये, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस ये आता है, पृथ्वी दिवस पूछा जाता है तो 22 अप्रैल हो जाएगा। राष्ट्रीय सिविल सेवा, ये किस दिन मनाया जाता है? NCC नहीं, NCC डे नहीं है, राष्ट्रीय सिविल सेवा NCS दिवस, मतलब नेशनल सिविल सर्विस डे कह सकते हैं आप इसको, NCS, ठीक है, सिविल सर्विस डे NCS। 21 अप्रैल को जो है ये हर साल मनाया जाता है, 2006 से जो है ये मनाया जा रहा है।
ओके, बट इतना नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है पृथ्वी दिवस, जो कि 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। BR अम्बेडकर की जयंती होती है 14 अप्रैल 2022 को, 131वीं जयंती थी इस बार। ओके, एक आप विश्व स्वास्थ्य दिवस याद रखिए, जो कि 7 अप्रैल को जो है मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक, ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक पृथ्वी दिवस और दूसरा स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। ओके, नीति आयोग के जो है उपाध्यक्ष जो है बदल दिए गए हैं। तो नई नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर सुमन के बेरियो। ठीक है, उपाध्यक्ष चेंज हुए हैं, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकते हैं। अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर सुमन बेरी, इन्हें जो है बनाया गया है। और इससे पहले उपाध्यक्ष कौन थे, किसकी जगह पे आए हैं? तो राजीव कुमार ने जो है अचानक से हाल ही में इस्तीफा दिया था, तो ये पद खाली था। ठीक, तो इनको जो है अब ये उपाध्यक्ष का पदभार जो इन्होंने संभाल लिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो देखिए, अटल इनोवेशन 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो है ये बनाया था आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, याद रखिएगा ये। उसके बाद है, नीति आयोग ने 25 अप्रैल 2022 को अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 25 अप्रैल को सफदरजंग हवाई अड्डे पर योग प्रभा नामक एक मेगा कार्यक्रम को आयोजित किया। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सी पांडे होंगे अगले थल सेना अध्यक्ष। तो थल सेना अध्यक्ष आपसे पूछा जा सकता है, तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सी पांडे। उड़ान योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया। तो पूछा जा सकता है प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए किस योजना को चुना गया है लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए? तो उड़ान योजना को चुना गया है। ठीक है, तो उड़ान योजना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए। ओके, यहाँ पे है, नेक्स्ट है, पिनाका MK रॉकेट सिस्टम और पिनाका एरिया डेनियल मुनिशन रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। MK1 और एरिया डेनियल मुनिशन ADM। ठीक है, DRDO के द्वारा जो है ये सफलतापूर्वक, DRDO और भारतीय सेना दोनों के द्वारा। देखिए नेक्स्ट है, भाजपा ने 6 अप्रैल 2022 को 42वां स्थापना दिवस जो है मनाया है। कब? 6 अप्रैल 2022 को 42वां। तो भाजपा कब बनी थी? 6 अप्रैल 1980 को जो थी बनी थी, और इस साल जो है हो जाएंगे कितने? 42 साल। 80 4 21 और 2 22। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 24 अप्रैल से 3 मई 2022 तक कहाँ पर होंगे? बेंगलोर में होंगे। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, खेलो इंडिया गेम्स यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो बेंगलोर में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए। CBDC भारत की डिजिटल मुद्रा जल्द ही पेश की जाएगी। CBDC क्या है? ये RBI ने जो है जारी की थी, डिजिटल करेंसी है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि CBDC किसी देश का एक लीगल टेंडर है, जिसे सेंट्रल बैंक के द्वारा जो है डिजिटल रूप से जो है जारी किया जाता है। ठीक है, तो CBDC वही है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अब जो है CBDC यानी कि आप क्या बोलते हैं इसको, फुल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसको लाने की तैयारी जो है चल रही है, और पूरे वर्ल्ड में जो है इसकी मांग जो है बढ़ रही है। ठीक है, CBDC को आप क्या कह सकते हैं, जो कागजी मुद्रा है ना उसका डिजिटल रूप इसको आप बोल सकते हैं। ठीक, तो डिजिटल मुद्रा जो है भारत में पेश की जाएगी। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है, PNB MetLife ने लॉन्च किया भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। तो देखिए, भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान किसने लॉन्च किया है? PNB MetLife ने।
पीएनबी मेट लाइफ ने जो है इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.40% कर दिया है। कितने पॉइंट बढ़ाकर? 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.40% जो है कर दिया है। ठीक है। भारत यूएई व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA लागू हुआ। ओके, भारत और यूएई के बीच में है ये आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA, इसको जो है लागू किया गया है। ठीक। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 के लिए GST राजस्व संग्रह अब तक का सबसे अधिक 1.68 लाख करोड़ रुपए। GST राजस्व संग्रह जो है अब तक का सबसे ज़्यादा रहा है, 1.68 लाख करोड़ रुपए रहा है। ओके। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना बांग्लादेश नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर 24 मई 2022 को शुरू हुआ। अब ये देखिए, बोंगो सागर आपसे पूछा जा सकता है, ये जो द्विपक्षीय अभ्यास है किस किस के बीच में है? तो भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच में जो था ये हुआ था बोंगो सागर अभ्यास। ठीक है। ओके, तो बस ये याद रखिएगा। बांग्लादेश में जो था ये शुरू हुआ था पोर्ट मोंगला में। ठीक। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच 22 मई से स्विट्जरलैंड के दावोस में। देखिए, विश्व आर्थिक मंच कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के दावोस में जो है शुरू हुआ है, 22 मई से शुरू होगा। ठीक। नेक्स्ट है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान मृत्यु के एक दिन बाद संयुक्त अरब के राष्ट्रपति चुने गए। शेख जो खलीफा थे उनकी मृत्यु के बाद जो था शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान को जो था और संयुक्त अरब का जो है राष्ट्रपति चुना गया है। तो याद रखिएगा, कौन है संयुक्त अरब के राष्ट्रपति? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान। ठीक। अगला है, पर्यटन मंत्रालय अपनी अतुल्य भारत ब्रांड लाइन के तहत अरब यात्रा बाजार दुबई 2022 में जो है भाग ले रहा है। तो दुबई 2022 में जो है किस उस ब्रांड लाइन के साथ जो है भारत भाग ले रहा है? अतुल्य भारत ब्रांड लाइन के तहत। ठीक है। पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 को गैंगस्टरों ने हत्या जो थी कर दी थी। ये सभी को पता होगा, आप सबको। ठीक है। चलिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में पहले पूछे भी जा चुके हैं, तो इम्पोर्टेंट है। ये हर साल जो है मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का जो मेन मोटिव है वो यही है कि तंबाकू के खतरे के बारे में जो है जागरूकता फैलाई जा सके। ठीक है। इस बार की जो थीम रही वो है पर्यावरण के लिए खतरनाक है तंबाकू। ठीक है। क्या थीम थी? पर्यावरण के लिए खतरनाक है तंबाकू। ठीक है। चलिए अगला देखिए, डॉक्टर माणिक शाह ने 15 मई 2022 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो 5 राज्यों में हमने पढ़े चुनाव, तो त्रिपुरा के CM के रूप में किसने शपथ ली है? डॉक्टर माणिक शाह ने जो है शपथ ली है। 12वें मुख्यमंत्री जो हैं ये त्रिपुरा के बनाए गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राजीव कुमार को 15 मई 2022 को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त किसको बनाया गया है? राजीव कुमार को बनाया गया है। ठीक, याद रखिए। इससे पहले कौन थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त? सुनील चंद्रा। और उनकी जगह अब किसने ली है? राजीव कुमार ने ली है। ओके, चलिए नेक्स्ट है। ओके, कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की शिक्षा के समर्थन के लिए PM द्वारा बच्चों के लिए
पीएम केयर्स योजना शुरू की गई। तो देखिए आपसे पूछ सकते हैं कि बच्चों की शिक्षा के समर्थन के लिए जो कोविड-19 में जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया उनके लिए कौन सी योजना शुरू की गई, तो पीएम केयर्स योजना को जो था शुरू किया गया था। इसके अलावा और जो योजना थी PMJJBY है, PMSBY है, APY योजना है, इनको भी जो है क्या हो गए हैं, 7 साल जो है इन्होंने पूरे किए हैं। ठीक है, PMJJBY यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया। ठीक है, फिर PMSBY है, PMSBY की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और एक और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है APY की फुल फॉर्म क्या होती है, अटल पेंशन योजना। तो इन तीनों योजनाओं ने, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है, या फिर ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इनको जो है 7 साल जो है इन्होंने पूरे कर लिए हैं, मतलब 7 साल जो है हो गए हैं इनको शुरू हुए। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट में इंडोनेशिया को 16-0 से जीता। देखिए एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2022 कौन जीता, भारत जीता। किसको हराया है, इंडोनेशिया को। ठीक है, 16-0 से। चलिए, तीरंदाजी विश्व कप 2022 स्टेज 2 में भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन ने IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। निखत जरीन ने। भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने जीता थॉमस कप का खिताब। थॉमस कप ये पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन आता है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। ओके, और ये पुरुष बैडमिंटन टीम ने जीता है और भारत ने इंडोनेशिया को इसमें 3-0 से हराया है। प्रीति गुलिया ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की 63 किलोग्राम महिला जूडो श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण जीता है। ठीक है, आगे है 14वां ब्रिक्स समिट 2022। ओके, इसको देख लेते हैं कि इसका जो आयोजन था वो किसके द्वारा जो था किया गया था, क्या थीम थी, वो सारी चीज़ें। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने 14वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया था, जिसकी वर्चुअली मेजबानी जो थी वो किसने की थी, चीन के द्वारा की गई थी। इसकी जो थीम थी, विषय था, वो क्या था, उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना। ठीक है, तो बस ये याद रखिए कि किसने किया था, वर्चुअली जो मेजबानी थी वो चीन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है भारत इंडोनेशिया कारपेट अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य में नौसेना इकाइयों के बीच हुआ। भारत इंडोनेशिया कारपेट, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय सेना की टुकड़ी ने मंगोलिया द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास एक्सखान क्वेस्ट 2022 में भाग लिया। भारतीय सेना और मंगोलिया ने आयोजित किया था ये। 5 जून से 16 जून 2022 तक भारत बांग्लादेश संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास EX संप्रति X जो है आयोजित किया जा रहा है। किस किस के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में है ये EX संप्रति X। कोलकाता कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने के बाद सिंगर के मेनन, याद होगा, कृष्ण कुमार कुन्नाथ, इनका जो था निधन जो था हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2022। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, पूछा जाता है ये, तो किस दिन होता है, 5 जून को होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक, वही आपसे 2022 की थीम इसमें पूछेंगे, तो ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी इसकी थीम थी इस बार। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जो है मनाया जाता है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे विश्व रक्तदाता दिवस ये 14 जून को जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे पूछा जाएगा, योगा डे की थीम आपसे पूछी जा सकती है, तो वो थी इस बार की योगा फॉर ह्यूमैनिटी। क्या थी इस बार की थीम,
योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सिर्फ इसीलिए मैं इसका बता रही हूँ आपको, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस भी पूछा जाता है तो 7 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पूछा जाए तो 29 जून को। दिल्ली हवाई अड्डा देश का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया जो पूरी तरीके से जल और सौर ऊर्जा से संचालित होगा। ठीक। नेक्स्ट है 15 जून को ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। कौन सा नाम है? पृथ्वी द्वितीय। ये क्या है? कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका जो परीक्षण किया गया ओडिशा के चांदीपुर में किया गया। ठीक। विराट कोहली पहले भारतीय हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर्स हैं। भारत ने इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण। देखिए ये इंटरमीडिएट रेंज की है, ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल थी पृथ्वी द्वितीय, और इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? अग्नि 4 है। ठीक है, ये सफल परीक्षण जो है किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया हर घर दस्तक 2.0 अभियान। किसने शुरू किया है ये पूछा जाएगा, तो केंद्रीय मंत्रालय ने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। किससे रिलेटेड है? ये टीकाकरण से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब जो वैक्सीन है ना उससे रिलेटेड है, वैक्सीन लगवाने से रिलेटेड है ये। चलिए, इसरो ने 30 जून को PSLV C-53 रॉकेट जो है लॉन्च किया है। इसरो ने उपग्रह GSAT-24 का प्रक्षेपण 23 जून को फ्रेंच गुयाना के कैरो में किया। अभी आपसे पूछा जा सकता है कि इसरो ने फ्रेंच गुयाना की कैरो में किसका परीक्षण किया, तो GSAT-24 का, या GSAT-24 का प्रक्षेपण कहाँ पर किया गया, तो फ्रेंच गुयाना के कैरो में किया गया। ठीक है। गरीब कल्याण रोजगार जो अभियान है 20 जून 2022 को इसके 2 साल जो हैं पूरे हो जाएंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू किया गया। नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में कुओर्टेन खेलों में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और एक नया रिकॉर्ड बनाया है, कौन सा? 89.30 मीटर का नया रिकॉर्ड जो है बनाया है भाला फेंक में। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 मेजबान किसने जीता? हरियाणा ने जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स को। इस बार जो गेम थे 2021 के वो कहाँ पर हुए थे? हरियाणा में हुए थे, तो मेजबान हरियाणा ही ने जो है इसको जीता है। भारतीय महिला क्रिकेट मिताली राज ने जो था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा जो थी कर दी थी, तो इन्होंने संन्यास जो था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ले लिया था। ओके, तो ये था 6 मंथ का करंट अफेयर। जनवरी से लेकर जुलाई तक जो है करंट अफेयर था ये। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रही 2021 और 22 में, चाहे वो नियुक्ति है चाहे वो अभ्यास है, उसके अलग अलग वीडियो जो है कोशिश की जाएगी कि डेली जो है किसी एक टॉपिक पर जो है वीडियो बनाई जाए, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। उससे एक रिविज़न आपकी हो जाएगी 2021 से लेकर 22 तक की। ठीक है, पॉसिबिलिटी यही है कि वो सारे टॉपिक्स जो हैं 1 बाय 1 कवर करेंगे, चाहे वो अवार्ड दिए गए हैं किसी भी फील्ड के हों। ठीक है, तो 1 बाय 1 हर एक टॉपिक को जो है पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज जो भी इंपॉर्टेंट बनते थे वो मैंने इसमें आपको करवा दिए हैं। थैंक यू सो मच।